अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो एक तवील वक्फे के बाद फिर हाज़िर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। इस लंबे अरसे या गैर हाज़िरी वाले अरसे में बहुत भाइयों के कमेंट आए, क्वेश्चन आए व्हाट्सएप पे, जो भी ईमेल वगैरह पे। तो वो कमेंट्स तो हम देखेंगे ही, जो भी अब तक इकट्ठे हो चुके हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक। जो खुशखबरी है मेरे ख्याल आप तक पहुंच चुकी है, वो तो अब पुरानी बात हो गई है कि जो पाकिस्तानी हैं वो विज़िट पर जाकर अब अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो वैसे नवंबर से ही कह रहा हूँ कि भाई अप्लाई हो रहा है, हो जाएगा, वीज़ा भी लग रहे हैं, लेकिन कुछ मानते नहीं थे कि ये भी ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ। तो उन तक अब मेरा ख्याल ऑफिशियली ऐलान जो है वो पहुंच गया होगा कि भाई अब पाकिस्तानी विज़िट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी के बाद से तो उन्होंने कोई मेल वगैरह भी नहीं मांगी, इसी तरह ही सबमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, भाइयों का यही कमेंट होता है कि भाई सबमिट तो हो रहे हैं तो वीज़ा भी लग रहे हैं कि नहीं। हम सुन रहे हैं जी वीज़ा रिफ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो भाई हर बंदे का वीज़ा ना लगने की गारंटी है, ना लगने की गारंटी है। मिक्स सिचुएशन है, लगने का भी चांस है, रिफ्यूज़ का भी चांस है। यही जो मेन मिक्स सिचुएशन है वो यूएई रेजिडेंट के लिए भी है, जो 8 से 10 साल से यूएई में रह रहे हैं, उनके भी भाई उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिए। सोल मर्जी तो एम्बेसी की ही चलती है, उसने किसको वीज़ा देना और किसको नहीं देना। विजिट पर ओपन हो रहा है तो आप अगर वैलिड है आपका वर्क परमिट, और बहुत खुशखबरी मैं पहले दे चुका हूँ पिछली वीडियो में कि 3 मंथ उन्होंने ग्रेस पीरियड मजीद दिया है। एक्सपायर होने के 89 डेज़ बाद तक आप मज़ीद भी सबमिट करवा सकते हैं। तो भाई अगर वैलिड है, लक आजमा के देख लो। वीज़ा लगने की बहरहाल कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा। ये सिचुएशन हम सबको पता है, मेरा ख्याल है इस पर मज़ीद बहस करके अपने टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अप्लाई करके देख लो। हाँ, जिन लोगों ने अप्लाई किया है 1 जनवरी के बाद से कुछ डिले प्रोसेस चल रहा है। आज हो चुकी है 22 या 23 जनवरी। 4 से 5 तारीख के बाद जिन लोगों ने भी सबमिट करवाए उनको रिस्पांस बैक नहीं आया। रिस्पांस मेरा ख्याल है बैक लगाने की साथ ज़रूरत नहीं है, या आप यही कह सकते हैं कि रिस्पांस नहीं आया एम्बेसी की जानिब से। कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी हुए। 2 केस ऐसे नज़र से गुजरे जिनको बहुत जल्द वीज़ा लग के मिल गया, और एक भाई का इंटरव्यू भी हुआ। वो गए थे पाकिस्तान से विज़िट पर, अप्लाई किया उन्होंने, लंबे अरसे से ट्राई कर रहे थे अप्लाई हो जाए, नवंबर में भी गए। उन्होंने कहा भी उसकी एम्प्लॉयर की मेल लेके, और एम्प्लॉयर की मेल आ नहीं रही थी। बहरहाल ये वो चक्कर चलता रहा, लेकिन स्टार्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने अप्लाई किया 4 जनवरी को, और तकरीबन 16 या 17 को उनको पासपोर्ट रिसीव हो गया। इवन ही गेव इंटरव्यू एट द वीएफएस। उनका वीएफएस में जाके इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनका वीज़ा लग गया। अब एक और बात इस केस में मैं बताता हूँ कि नॉर्मली हम नहीं लगाते अदर कंट्री का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर पाकिस्तान से कोई बंदा जा रहा है, वो अटैच करता अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो अम्बेसी ने कई ऐसे केस में रिफ्यूज़ल लगाया कि इसने हमें पाकिस्तान का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जिसे हम क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। फिर मेरा ख्याल है क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अब यही कह लें कि वेरीफाई नहीं कर सकते। इंटरव्यू जब मैं बुलाते हैं तो वो यही पूछते हैं कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किधर है। बंदा कहता है वो तो मेरे पास है। वो कहते हैं आपने दिया क्यों नहीं? अच्छा, हमें मेल कर दो। चले, मेल भी की जा सकती है इन केस दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू। उनका वीज़ा लग गया, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। उनका भाई आपका किधर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? उन्होंने कहा भाई मेरे पास है। उन्होंने बोला भाई आपने फ़ाइल के साथ नहीं लगाया। उसने कहा भाई मैं अब भेज सकता हूँ या दिखा सकता हूँ आपको। उन्होंने कहा भाई आप हमें मेल कर दो। अच्छा चलें जी, मेल किया, उनको वीज़ा लग गया। 16 या 17 जनवरी को रिसीव हो गया। एक और केस जो देखा, जो कि बहुत जल्द वापस मिला पासपोर्ट विद वीज़ा, वो हमारे इस भाई का था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका जो फॉर्म है उसके ऊपर डेट सबमिशन जो है वो 9 जनवरी की है। 9 जनवरी को सबमिट करवाया, और 4 दिन के बाद विदाउट इंटरव्यू यानी 14 जनवरी को उनको मेल आ गई कि आपका पासपोर्ट जो है वो डिस्पैच हो गया, और वो वीज़ा के साथ आया। 4 दिन में या 3 दिन में आप कह सकते हैं कि पासपोर्ट डिस्पैच हो गया। इसके अलावा मैंने कोई, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, शायद मज़ीद पासपोर्ट भी डिस्पैच हुए हों। कोई बोल रहा था भाई 1 वीक का छुट्टी चल रहा है एम्बेसी में, ये मसला है वो मसला है, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई छुट्टी वाला बात नहीं था। वीएफएस वर्क कर रहा था और डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो रहे थे। एक और बात बता दूँ, जिन भाइयों के पास अपॉइंटमेंट रहती है संडे की, जिन्होंने पहले बुक किया था, अब तो चलो संडे की छुट्टी रहती है, तो वो अगर फ्राइडे वाले दिन भी जाएं तो उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। एक भाई के पास 23 जनवरी का अपॉइंटमेंट था, यानी आज इतवार को वीएफएस बंद होता। उनको मैंने बोला भाई आप जाओ फ्राइडे वाले दिन, यानी जो 21 जनवरी है, इसको जाओ, आपके उम्मीद है डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। और वो 21 जनवरी वाले दिन गए हैं। हालांकि अपॉइंटमेंट जो थी वो 23 की थी, लेकिन 23 को छुट्टी थी, तो उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। ये सिचुएशन चल रही है। ये पासपोर्ट मिले हैं विद वीज़ा। अब आते हैं जी दूसरे
दूसरी बात की तरफ कि जिन्होंने वर्क परमिट सबमिट करवाया और आउट नहीं हो रहे, कैसा केस भी गुजरा है। हर वीडियो में बोलता हूँ हर केस इक्वल नहीं होता। ये भाई ने 6 जनवरी को सबमिट करवाए हैं और 13 जनवरी को जो वर्क परमिट है वो इशू हो रहा है। मेरा ख्याल है यहाँ पे अटैच भी किया जा सकता है साथ, तो आप देख भी सकते हैं। ठहरे मैं खुद ओपन करके देखता हूँ। अच्छा जी, जी बिल्कुल 6 जनवरी 2022 को सबमिट हुए हैं, सॉरी 17 जनवरी को वर्क परमिट इशू हुआ है, यानी 11 दिन के बाद। बहुत अच्छी बात है जी, इतनी जल्दी जो है वो वर्क परमिट इशू हो के आ गया। फिर अगेन वही सिचुएशन है कि हर केस इक्वल नहीं होता। अगर आपके केस में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपने भाईजान दिल छोटा नहीं करना, इंशाल्लाह हो जाएगा आउट। इसमें कोई परेशानी वाली मुज़ायके वाली बात नहीं है, हो रहे हैं आउट बहरहाल। ये एक और केस देख लेते हैं जी। हाँ ये एक और है, 16 नवंबर को डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं और इनका भी सेम डे यानी 17 जनवरी को ही वर्क परमिट आउट हुआ है। मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत। अच्छा जी, एक और केस देख लेते हैं। ठीक है, इनके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं जी 2 दिसंबर वाले दिन। 2 दिसंबर को डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं और आउट हो रहा है जी 17 जनवरी को। 17 जनवरी 2022 को वर्क परमिट इशू हो गया है। ये सिचुएशन तो चल रही है वर्क परमिट की। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए कमेंट्स की तरफ। जो भी भाई किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो लंबी हाजिरी के दौरान, हेलो सर आई जस्ट वांट नो दैट श्रीलंकन कैन सबमिट आवर डॉक्यूमेंट और नॉट। मेरा ख्याल है आप पूछ रहे हैं कि श्रीलंकन जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। जी इंडिया में करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बाकी सीवी से रिलेटेड है। और एक भाई का और कमेंट है, मेरा ख्याल आपके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो सकता है कि नोटरी होना कितना ज़रूरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। मीन रेंटल एग्रीमेंट का नोटरी करना ज़रूरी है। नोटरी अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट हो जाएं वेल एंड गुड है। कई एम्प्लॉयर मैंने देखे हैं वो पासपोर्ट कापी को भी नोटरी करवा के भेज देते हैं, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर को भी नोटरी करवा के भेज देते हैं, और कोई होते हैं वो कुछ भी नहीं नोटरी करवा के देते हैं, वो कहते हैं ऐसे ही चला दो चल जाएगा। जो मेन माल्टा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं अगर वो आपको नोटरी करवा के देता है तो इससे फाइल पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। 4 मेन डॉक्यूमेंट जो माल्टा से आते हैं वो आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हाउस एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन फॉर्म। होटल बुकिंग लगाएंगे तो उसको नोटरी की ज़रूरत नहीं है। इनविटेशन लेटर है वो भी नोटरी हो जाए वेल एंड गुड। और चौथा जो उसका एम्प्लॉयर आईडी है या बिजनेस लाइसेंस है जिसको ईटीसी भी बोलते हैं, वो भी नोटरी होके आपको मिले तो वेल एंड गुड है भाई। लेकिन हर बंदा नहीं करवा के देता, कोई ऐसे ही दबा देते हैं कि भाई नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ऐसे ही आप सबमिट करवाओ, हमारे आगे भी वीज़ा लगे हैं, नो टेंशन। पाकिस्तानी नेशनल वर्क वीज़ा लॉन्ग स्टे फॉर माल्टा ओपन हो गया है, मेरे पास ईमेल है। हाँ जी भाई जी हो गया, ईमेल आ गई है, आप जाएं अब सबमिट करवाने वाली बात करें। कतर से जा सकते हैं क्या? कतर में भाई माल्टा की एम्बेसी नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। रोमानिया से माल्टा का वर्क परमिट मिल सकता है, रोमानिया में भी एम्बेसी नहीं है भाईजान। अच्छा जी, एरर आ रहा है आपको इंडिया में अपॉइंटमेंट के टाइम, बहुत रेट ऊपर चला गया भाई, खैर हो बस। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम वर्किंग विद अमेरिकन नेवल बेस इन कुवैत एंड आई वुड लाइक टू गो टू माल्टा, माई एज 60, प्लीज़ गिव मी। 60 एज है तो भाई मेरा ख्याल है आपके लिए कोई चांस नहीं है। तो भाई मैं 3 साल से कतर में हूँ और एक सिक्योरिटी कंपनी में जाना चाहता हूँ, फूड डिलीवरी कंपनी में कतर से। जी जी जा सकते हैं, कतर से अप्लाई कहीं से भी आप कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में, इंडिया में या कतर में या श्रीलंका में, वो कोई इशू नहीं है। एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपको सिर्फ एम्बेसी ढूंढनी पड़ेगी कि एम्बेसी किधर वर्क कर रही है, तो उधर जाके आप डॉक्यूमेंट ईजिली सबमिट करवा सकते हैं। कतर में बहरहाल एम्बेसी नहीं है, या यूएई या इंडिया, 2 जगह आपकी आपको ऑप्शन दी जा सकती है, जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो रहेंगी। अच्छा जी, कैन आई हैव योर व्हाट्सअप नंबर? व्हाट्सअप नंबर भाई बोल देते हैं 0324 612 1167 0324। अगर पाकिस्तान से बाहर से कर रहे हैं 00923246121167, ये व्हाट्सअप नंबर है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, सेंड नंबर बता दिया भाई जान, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, थैंक्स। अच्छा जी वेलकम। यूरोपास की जो वीडियो है वो ऊपर जा रही है, मेरा ख्याल है 20,000 प्लस उसके व्यूज़ हो गए हैं। जितनी कैरियर की वेबसाइट्स हैं सब पे इनका फॉर्मेट मौजूद है। बिलफर्ज आप एक ड्राइवर की सीवी बना रहे हैं, आप सिर्फ गूगल पर जाकर लिखें ड्राइवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो 12-15 पॉइंट आपको दे देगा, वो आपने अपनी सीवी में ऐड कर लेने हैं। जो सीवी बनाते हैं वो भी यही काम करते हैं, उनके पास कोई एज सच कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है कि वो आपको करेंगे, खुद बनाएं। आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम वर्किंग रोमानिया, रोमानिया टू माल्टा, वर्क परमिट वीज़ा पॉसिबल? जी जी बिल्कुल पॉसिबल है, वर्क परमिट तो स्टार्ट करें प्रोसेस, बल्कि
और इंडिया जाके आप सबमिट करवा सकते हैं। भाई साहब मैं गल्फ़ एक्सपीरियंस, हाँ यूज़ करें भाईजान, गल्फ़ एक्सपीरियंस को, गल्फ़ ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई मैंने कुवैत और सऊदी अरब में 4 साल काम किया। जी जी आप भी सीवी बनाकर अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। 3 साल पहले सऊदी अरब से वापस आए हैं। जी जी आप भी अप्लाई करें भाईजान, कोई मसला नहीं है। अकरम भाई वर्क परमिट क्यों इतना लेट हो रहा है? भाई जी कुछ जल्दी भी आ रहे हैं, कुछ लेट भी आ रहे हैं, मिक्स सिचुएशन, आ जाएगा आपका भी। आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नेशनल डी कैटेगरी, थैंक यू इन एडवांस। डी कैटेगरी जो यूरोपीय यूनियन में मुराद ली जाती है वो वर्क वीज़ा से रिलेटेड ली जाती है, डी। अब ये नहीं पता डी से वो क्या स्टैंड फॉर करते हैं, लेकिन वर्क वीज़ा के लिए डी कैटेगरी को यूज़ किया जाता है। अच्छा जी सीवी, फिर सीवी सर आई वांट नो सक्सेस रेट ऑफ माल्टा वर्क परमिट। जिसका लग जाता है उसका 100% रेट हो जाता है, और जिसका रिफ्यूज़ हो जाता है उसका 100% मोरल ही डाउन हो जाता है। बहरहाल मिक्स सिचुएशन है, लग भी रही हैं रिफ्यूज़ भी हो रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सब लग रहे हैं, और ना ये कह सकते हैं कि सब के सब रिफ्यूज़ हो रहे हैं। भाई माल्टा में केस डिक्रीज़ हो रहे हैं या इंक्रीज़? लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा भाई, कोई नहीं है सिचुएशन लॉकडाउन वाली। लॉकडाउन लगना होता तो जब 1500 पे केस चले गए थे तो उस वक्त लग जाता। और जो माल्टा रहने वाले हैं वो भी यही बता रहे हैं कि वैसी कोई सिचुएशन नहीं है, हर चीज़ ओपन है, दुनिया आ जा रही है, तो टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। और जो क्वारंटाइन वाला है वो क्वारंटाइन अब भी चल रहा है। जो लोग बूस्टर के हवाले से परेशान है तो भाई कोई मसला नहीं है बूस्टर का। जी 17 जनवरी को बाद जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 3 महीने से पुराना बूस्टर नहीं होना चाहिए, कुछ मसला नहीं बना। आज 22-23 जनवरी हो गई है, लोग इसी तरह ही आ जा रहे हैं, कोई किसी को भी भाई तुमने बूस्टर नहीं लगवाया ये वो, ये हमारी खुद की तरफ से की हुई बातें होती हैं जो हम अगले बंदे के मुंह में डाल रहे होते हैं कि भाई ये बात अब तुम निकाल दो मुँह से। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो 17 जनवरी की डेडलाइन दी थी वो उन्होंने माल्टीज़ नेशनल और उनके रेजिडेंट जो हैं, जो न्यू वीज़ा पर जाने वाले हैं, उनके लिए माल्टा ने ऐसा कोई कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो हो गई है बहुत तवील, इसका अख्ताम करना चाहिए यहीं पर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।